दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। यह एक पोस्ट है। इसका लेख है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तेहरान में अपने दफ्तर के पास हुए हमलों की निंदा की। इसको फिर से आप लोग सुन लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तेहरान में अपने दफ्तर के पास हुए हमलों की निंदा की। इनके दफ्तर के पास हमला हुआ, जिसका निंदा कर रहे हैं ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किया कौन होगा? वही ईरान किया होगा। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई को मारा गया और 170-80 जिसमें बच्चियां और टीचरनी यानी महिलाओं का स्कूल था, वो बच्चियों का 170-80 बच्चियां और कुछ लोग मारे गए। उस पर ये कुछ नहीं बोले। लेकिन इनके दफ्तर के पास हमला हो गया तो इनको तकलीफ़ हो गई। अब दूसरा देखें आप लोग, ये भी देख लें। ये कहना है प्रियंका गांधी कांग्रेस की हैं ये, मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। अगर गुलाम नहीं बने रहते तो अमेरिका क्या क्या कर दिया, कह दिया, लेकिन इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। और जो मुख्य समाचार है, ये मुख्य समाचार आज का ये है कि यूपी के AIS अधिकारी के 6 महीने भी दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, यूपी के IAS अधिकारी के इस्तीफे से सिस्टम पर सवाल। ये हैं IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही। ये दलित समाज से आते हैं और इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, उसके बारे में इनका कहना है कि यूपी के IAS अधिकारी के इस्तीफे से सिस्टम पर सवाल। रिंकू सिंह राही यूपी कैडर 2022 बैच के IAS अधिकारी ने इस्तीफ़ा देते हुए आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से न पोस्टिंग दी जा रही थी और ना ही कोई काम दिया जा रहा था। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के समांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है और उन्हें जनसेवा का मौका नहीं दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि SDM रहते हुए कार्रवाई के बाद उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 2009 में घोटाला उजागर करने के बाद उन पर भी हमला हुआ था और उन्हें गोली लगी थी, और वो भी 1-2 गोली नहीं लगी थी, 7 गोली लगी थी। इनका चेहरा भी बिगड़ गया था और संभवतः एक आंख की रोशनी पर भी असर हुआ था, लेकिन वे बच गए। अब उनके इस्तीफे के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। तो ये जो है इनका लेख, जो ये कहे हैं वह लेख में है ऊपर, और नीचे जो है अभी दिखा दे रहे हैं, ये भी हैं। देखिए, ये हैं वो अधिकारी। तो इस पे सबसे पहले तो मायावती जो दलित नेता हैं, अब इस पे क्या बोलती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। और उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं और जान ही रहे हैं कि इस देश में अब जो राजनीति हो रही है वह जातिगत राजनीति हो रही है। अब सारे लोग जानते हैं। तो जब जातिगत राजनीति हो रही है तो सबसे पहले माया को बोलना चाहिए। और दूसरे नंबर पर बीजेपी में जितने भी OBC या दलित नेता हैं, उनका क्या रवैया होता है इनके इस्तीफे पर, उनको भी बोलना चाहिए। ये भी
देखने वाली बात है। और तो और जो भी समर्थन दिए हैं बीजेपी को, चाहे ओबीसी के हों या दलित हों, इन लोगों का क्या हिसाब किताब बनता है, आने वाले समय में पता चल जाएगा आप सारे लोगों को। तो अगर ये लोग कुछ बोल दिए तब तो ठीक है, अगर नहीं बोल रहे हैं तो जो प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं, तो मोदी क्या गुलाम बन गए हैं? मोदी की तो बात तय छोड़िए, तो विदेश अमेरिका है, यहाँ के लोग क्या बन गए हैं? सवाल तो इस बात का है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग एक समाचार भी सुन लें थोड़ा सा, और उसके बाद विचार करिए कि जो हो रहा है यही होना चाहिए। आज ही देखिए द गुड वाइफ। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, जिस अधिकारी ने ईमानदारी के बदले अपने शरीर पर 7 गोलियां खाई, उस अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम इस्तीफा क्यों लिखना पड़ा? और इस्तीफे में क्या क्या आरोप लगाए हैं आईएएस रिंकू राही ने, जो पीएम मोदी से सवाल पूछते हैं, सीएम योगी से सवाल पूछते हैं कि मोदी जी चुनावी रैलियों में नारा तो देते हैं, करप्शन फिट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन फिट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। फिर ईमानदार अधिकारी अपनी नौकरी से क्विट क्यों करना चाहते हैं? ये कहने को क्यों मजबूर हो जाते हैं? काम नहीं करने देना तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? बिना काम के वेतन मुझे नहीं चाहिए, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। राष्ट्रपति के नाम ये इस्तीफा लिखते हुए क्या कहा है आईएएस रिंकू राही ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले रिंकू राही का बैकग्राउंड आपको बताते हैं। इस दिलेर आईएएस ऑफिसर की पूरी कहानी क्या है, क्यों 7 गोलियां लगी थी, क्या घोटाला इन्होंने पकड़ा था साल 2009 में। रिंकू राही कहां से आते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। अलीगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मे रिंकू सिंह राही के पिता आटा चक्की चलाते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, छात्रवृत्ति ली और आगे बढ़ते हुए इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। साल 2008 में उन्होंने पीसीएस परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में कदम रखा। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद रिंकू सिंह राही ने 83 करोड़ का घोटाला पकड़ा था, जिसके बाद उन पर हमला हुआ, 7 गोलियां लगी। उसकी पूरी कहानी क्या है? साल 2008-9 में जब रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने विभाग में चल रहे बड़े स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश किया। और इसमें क्या खुलासा उन्होंने किया? जांच के दौरान उन्हें पता चला कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित राशि लगभग 83 करोड़ रुपए थी। रिंकू राही ने अपनी निष्ठा और सतर्कता का परिचय देते हुए इस भ्रष्टाचार की पड़ताल शुरू की। दस्तावेजों की जांच की, उन्होंने विभाग के रिकॉर्ड और छात्रवृत्ति आवंटन की गहराई से जांच की। जब उन्हें भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले तो उन्होंने इसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने उन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के हितों को चोट पहुंचाई जो इस अवैध कमाई में शामिल थे। घोटाले का पर्दाफाश करने और भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ी। 26 मार्च 2009 की सुबह जब वो अपने आवास पर बैडमिंटन खेल रहे थे, तब हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन पर ताबड़तोड़ 7 गोलियां चलाई गई। गोलियां उनके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में लगी। इस हमले में चमत्कारिक रूप से वो बच तो गए, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई। उनके चेहरे की बनावट बिगड़ गई, उन्होंने एक आंख की रोशनी खो दी और सुनने की क्षमता भी प्रभावित हुई। इसके अलावा चेहरा भी बिगड़ गया था रिंकू सिंह राही का। इस पूरे हमले में, इस जानलेवा हमले के बावजूद रिंकू राही का हौसला नहीं टूटा और वो एक मिसाल बनकर उभरे। उन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी और अलग अलग जिलों में काम किया। उन्होंने हापुड़ में सरकार द्वारा संचालित आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने सैकड़ों छात्रों को प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार किया। अपने छात्रों की प्रेरणा से उन्होंने खुद यूपीएससी की परीक्षा दी और साल 2021 में 683वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने। तो ये प्रेरणादायक कहानी है, ईमानदारी की कहानी है, हौसले की कहानी है, दिलेरी की कहानी है। जब सिस्टम में ऊपर से नीचे तक गंदगी पसरी पड़ी है, एक अधिकारी घोटाले का पर्दाफाश करता है, हमला झेलता है, उसके बावजूद हिम्मत नहीं टूटती है और ज्यादा आगे बढ़ता है, आईएएस अधिकारी बनता है, पीसीएस से आगे बढ़कर आईएएस बनता है। लेकिन अब उस अधिकारी ने आखिरकार अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया है? राष्ट्रपति के नाम इस्तीफा लिखते हुए क्या कहते हैं रिंकू सिंह राही? राष्ट्रपति के नाम क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि सरकार ने एक तरह से घर बिठा दिया है, काम कोई ज्यादा लिया नहीं जा रहा। ग्राउंड पोस्टिंग चाहते थे रिंकू सिंह राही कि मुझे जन सेवा का मौका दिया जाए, लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रपति के नाम इस्तीफा देते हुए क्या लिखा है, ये पूरा लेटर आपको पढ़कर सुना दे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम इस इस्तीफे में वो तमाम घटनाएं बताते हैं रिंकू सिंह राही जो उन्होंने अपने कार्यकाल में झेली है। और क्या कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली। आगे बताते कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। कहते वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही है, लेकिन मन में द्वंद है। मन में द्वंद है कि काम नहीं तो क्यों वेतन लेना है। अगर आप काम नहीं कराना चाहते, पोस्टिंग नहीं देना चाहते, तो मुझे नौकरी नहीं करनी है, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। विषय ये है इस लेटर का। आगे वो क्या क्या घटनाएं बताते हैं कि ट्रेनिंग के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जो पहली उनकी पोस्टिंग हुई आईएएस बनने के बाद, वो हुई शाहजहांपुर में। एसडीएम के तौर पर उन्हें तैनात किया गया। आगे क्या कहते हैं, एक बड़ा मशहूर एपिसोड हुआ था। कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम दिवसीय तहसील परिसर में खुले में मूत्र त्याग कर रहे एक व्यक्ति को रोका गया तथा शौचालय उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। व्यक्ति द्वारा अस्वीकार करने पर उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दंड के स्थान पर चेतावनी स्वरूप उठक बैठक लगाने को कहा गया, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया। जब तहसील के अंदर रिंकू सिंह राही ने एक व्यक्ति को उठक बैठक कराई तो वकील नाराज हो जाते हैं कि अहंकार दिखाया एसडीएम साहब ने, गलत किया है। उसके बाद वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं। रिंकू सिंह राही पहुंचते हैं। वकील कहते हैं कि आप एक तरफ गंदगी फैलाने के आरोप में ऐसी कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ शौचालयों के बुरे हाल है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। तो रिंकू सिंह राही बड़ा दिल दिखाते हैं, कहते उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उठक बैठक लगाता हूं। अगर मैंने दूसरे से उठक बैठक लगाई है उसकी गलती है, तो मैं भी उठक बैठक लगाता हूं। ये वीडियो काफी चर्चा में आया था, ये आप देख सकते हैं उठक बैठक लगाते हुए रिंकू सिंह राही को। नई गांव में ऑनलाइन फैशन स्टोर शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब रिंकू सिंह राही उठक बैठक लगाने लगते हैं, वकील रोकने लगते हैं कि एसडीएम साहब रहने दीजिए, आप शर्मिंदा मत कीजिए। तो ये पूरा मामला हुआ था। ये इस बात को दिखाता है कि इन्हें अपने पद का अहंकार भी नहीं है कि मैं कुर्सी पर आ गया हूं तो दूसरों पर कुछ भी कर सकता हूं। अपनी जवाबदेही को भी समझते थे रिंकू सिंह राही। लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद क्या किया गया इस्तीफे में, आगे क्या कहते रिंकू सिंह राही। वो कहते तत्पश्चात तहसील परिसर में कई दिनों से चल रही हड़ताल के संदर्भ में अधिवक्ताओं से वार्ता की गई। वार्ता के दौरान शौचालयों की खराब स्थिति पर उत्तरदायित्व का सवाल उठाया गया, जिस पर मैंने तहसील के उच्चाधिकारी के रूप में स्वयं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। सुशासन की भावना के अंतर्गत स्वयं को पब्लिक सर्वेंट तथा आम जनता को देश का वास्तविक मालिक मानते हुए, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायित्व एवं सेवाओं को सर्वोपरि रखते हुए अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरित करने और आम जन का विश्वास अर्जित कर उनके सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक नवाचार के रूप में मैंने स्वयं पर समान सांकेतिक दंड अधिरोपित किया, यानी खुद भी उठक बैठक लगाई। इसी दिन पर विभिन्न अनियमितताओं सुनिए आप लोगों ने, को सूचना दिए ताला। ये ऐसे अधिकारी हैं कि अगर दूसरा गलती किया उसको सजा दे रहे हैं और अपने से गलती हुई तो अपनी खुद सजा ले रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है डिजिटल इंडिया को, अन्यथा कैसे कैसे ईमानदार इस डिजिटल इंडिया में हो गए हैं, ये कहने वाली बात है नहीं। आप सारे लोग भली भांति जानते हैं और ये हमारा भी और ज़्यादा लोगों का मानना भी है कि इस देश को ऐसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है ऐसे अधिकारियों की, लेकिन जब लोग रहने देंगे तब न रह पाएंगे। अन्यथा क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई हराम का खा रहा है और किसी को खाने के लिए जो काम में नहीं मिल रहा है वो हराम की तनख्वाह नहीं ले रहा है, जिसका परिणाम राही साहब खुद ही हैं। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।